पीएसआई के जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप हिंदी तैयार कर सकते हैं अपनी हिंदी एएसआई के लिए, जीडी के लिए या हरियाणा पुलिस के लिए, रेलवे के लिए किस तरीके से आपको हिंदी तैयार करनी है शुरू से एपिसोड वाइज एपिसोड के नाम से आपको 1, 2, 3 के नाम से जितने भी पार्ट में अगर आप वीडियो बना पाते हैं उसमें आपको बारीकी से हिंदी का संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। कि आज हम शुरुआत करते हैं शब्द और विचार। शब्द और विचार क्या होते हैं? तो शब्द और विचार तरीके से शुरुआत कर देते हैं। तो वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों को जो अक्षर होते हैं अक्षरों से मिलाकर जो वर्ण बनते हैं, ध्वनि जो हमारी आवाज़ नहीं निकलती वो वर्ण का निर्माण करती है। उस वर्णों के मेल जो वर्ण होते हैं अक्षरों को मिलाकर जो शब्द बनता है जाके उसमें स्वतंत्र और सार्थक जो ध्वनि समूह निकलती है उसके आधार पर जो भी ध्वनि निकलती है उसको हम शब्द कहते हैं। इसका एक उदाहरण डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। ध्वनि और शब्द मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। तो जो रूपाकार प्रदान करते हैं शब्द के वैसे मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 पर है रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर और नंबर 4 में आता है रूपांतरण के आधार पर। तो जो आज हम पढ़ेंगे तो शब्द किसे कहते हैं तो आप समझ गए होंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द का वही वर्णों के मेल या समूह को कोई समूह सार्थक ध्वनि निकलती है उसको हम शब्द कह देते हैं। या अक्षरों का वो समूह या वर्णों और स्वतंत्र ध्वनि का वह समूह जिसे हम अर्थ शब्द कहते हैं। सबसे सिंपल सरल भाषा में आप उसको किस तरीके से बना के आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मेन चीज़ तो जो डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से समझ रहे हो, किस तरीके से समझ के उसको आप लिख सकते हैं, वो मेन चीज़ डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द की परिभाषा आप समझ गए हैं। तो दूसरा इसके 4 भाग आते हैं जो वो मुख्यतः 4 आता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। नंबर 2 में आता है अर्थ के आधार पर, नंबर 3 में आता है उत्पत्ति के आधार पर और नंबर 4 में आता है जाके रूपांतरण के आधार पर। ये 4 प्रकार के जो हैं जो मुख्यतः शब्द को 4 आधारों में वर्गीकृत किया गया है वो यही केवल 4 है। इनके आधार पर आज हम एक चैप्टर को आगे रिलीज करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसका जो सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट आता रहेगा उसकी आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और कृपया इसको शेयर कर दें। तो नंबर से शुरुआत करते हैं कि रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रचना के आधार से देखें तो रचना किसे कहते हैं? रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इनको 3 प्रकार के होते हैं ये। तो इसमें नंबर 1 में आता है कि ये जो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। ऋण, से ऋण का एक होता है ऋण। नंबर 2 में आता है यौगिक और नंबर 3 में आता है जाके योग ऋण। ये 3 प्रकार के होते हैं जो रचना के आधार पर शब्द का निर्माण करते हैं जाके। अब ये समझ लेते हैं कि ऋण पहले नंबर पे ऋण है क्या। ऋण ये मतलब ऋण जो शब्द है इसको हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं या इसके बारे में समझ लेते हैं जाके। तो वह ऐसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो, इसका कोई भी खंड सार्थक ना हो, इसका कोई और मतलब ना निकले, सीधे सीधे जैसे बात आपसे कह दी जाए
जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता आया है, ऋण कहलाता है, ऋण शब्द कहलाता है। ये सबसे सिंपल सरल भाषा हो गया। अगर एग्जाम्पल के लिए बताया जाए, जैसे पानी हो गया, और हाथी, घोड़ा, बैल, ट्रक भी कई प्रकार को, लेकिन जो ट्रक कहा जाता है उस सिर्फ उसको उस जहाज, ये ऋण शब्द है, जो जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, सीधे सीधे बाजी जो शब्द है उसको कह दिया जाता है। ये शब्द ये ऋण कहलाता है। हम दूसरी बात करते हैं यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक जो शब्द होता है वो अपने आधार पर वैसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी जिनका दो मतलब वो जो यौगिक शब्द हैं वैसे शब्द जिनका दो सार्थक खंडों में से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसका भी सिंपल तरीके समझ लेते हैं कि कोई एक शब्द है जिसका दो भागों में बांट कर निर्माण किया जाता है, उसको हम सार्थक खंडों में निर्माण कर दिया जाता है, या खंडों में निर्माण कर दिया जाता है। दो खंडों में, एक शब्द को दो खंडों में निर्माण करने का नाम ही यौगिक शब्द है, सबसे सिंपल और सरल भाषा में। तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बताया जाए तो विद्यालय का जैसे एक तरीके से संक्षेप करते हैं, तो विद्यालय का क्या करेंगे? विद्या धन आलय। दूसरा कोई लेते हैं रामायण, तो रामायण का राम धन आयण। तो ये एक तरीके का यौगिक शब्द है, जो यौगिक शब्द की जो परिभाषा थी उसके आधार पर एग्जाम्पल थे कि हम समझ लेते हैं। जैसे कि विद्यालय, इसका अगर हम यौगिक शब्द निकालेंगे जाके, तो विद्या, ये विद्या लग गया, विद्या और उसके बाद प्लस लगा के जोड़ना है, आलय, ये हो गया। रामायण, जैसे रामायण लिखा जाता है रामायण, ये हो गया। तो ये यौगिक शब्द होते हैं जिनमें एक मेन शब्द को हम बना करके दूसरे किसी दो भागों में बांट कर उसको हम दूसरा निर्माण कर देते हैं, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। एक तीसरा आता है जाके योग ऋण। योग ऋण किसे कहते हैं? तो योग ऋण की एक परिभाषा है, वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं, वैसे शब्द जैसे जो यौगिक होते हैं। हमने यौगिक की परिभाषा भी पढ़ी कि किसी भी एक शब्द को दो भागों में बांट कर निर्माण करना, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है, समझना आप। वो शब्द जो यौगिक होते हैं, वो शब्द वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने समान अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। इसके लिए समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पानी का दूसरा मतलब पर्यायवाची क्या कहते हैं? पानी को हम नीर कह देते हैं। तो नीर कहने का जो पर्यायवाची शब्द है, इसके विषय में कुछ लोगों जैसे माना की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो ये आपके लिए क्या हो गया? योग ऋण शब्द हो गया। नीर की विषय में जानकारी नहीं है, वही चीज़ अगर आपको सीधे से कह दिया पानी, तो वो हो जाएगा ऋण शब्द। और उसी का विपरीतार्थ अगर अर्थ निकलता है उसको कहलाते हैं यौगिक योग ऋण। ठीक है, जैसे कि बताना है वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं, मतलब जो यौगिक है, विद्यालय विद्या धनालय, रामायण राम धन आयण। तो इसी तरीके से जैसे लंबोदर हम समझ लेते हैं, लंबोदर किसे कहते हैं? तो योग ऋण के लिए जो हमने अभी बताया, अभी परिभाषा दी आपको, उसी के आधार पर हम इसका वो कर देते हैं। जैसे कि एक तरीके से एग्जाम्पल उदाहरण, तो जैसे कि लंबोदर किसे कहते हैं? लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, गणेश को कहते हैं। दिनकर हम कहते हैं, दिनकर जो होता है, दिनकर कहते हैं सूर्य को। तो ये जैसे दिनकर और लंबोदर थे, ये शब्द ऐसे थे जो लोग बहुत प्रचलित भाषा में, बोलचाल भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, उसको योग ऋण शब्द कहते हैं। या जो बात समान अर्थ जो होता है उस अर्थ का त्याग कर दे करके दूसरा कोई जो अर्थ निकलता है जाके उसको हम योग ऋण शब्द कहते हैं। ये तीन इसके कंप्लीट हो गए, जो रचना के आधार पर आने वाले थे। हम जो दूसरा आएगा जाके वो है 2 नंबर पे आता है। ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर अर्थ के आधार पर।
अभी हम शब्द के ही चर्चा कर रहे हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है, उसके विषय में ये विस्तार पूर्वक आपको संपूर्ण जानकारी मिल रही है। कृपया आप अभी हाल ही में चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। तो अर्थ के आधार पर हम समझ लेते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द को भी दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में बांटा गया है। इसको भी दो भागों में बांटा गया, तो एक में सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक। ये दो शब्दों को हमने अर्थ के आधार पर जो शब्द निकले, शब्द किसे कहते हैं, उसको अर्थ के आधार पर इन दो चीज़ों में उसको विभक्त किया गया है। तो अब ये समझ लेते हैं कि सार्थक शब्द क्या है, सार्थक शब्द की परिभाषा कैसे कहते हैं। सार्थक, ये चाहिए तो आप लिखते जाइए, पूरी परिभाषा आपको इसमें लिख के नहीं बता पाएंगे। सार्थक शब्द इस प्रकार के शब्द जिनका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि कोई एक चीज़ है, कोई किसी भी चीज़ को हमने बोला, जैसे कि बाल्टी, बकेट का सीधा सा अर्थ मतलब निकल रहा कि बाल्टी है तो पानी भरने के लिए काम आती है, तो ये बकेट बाल्टी हो गई। तो जो जिस अर्थ के आधार पर जो चीज़ हम जिस चीज़ को कह रहे हैं, इस प्रकार शब्द का जिनका सही अर्थ सभी लोग आसानी से समझ लें, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। बकेट हो गई, पुस्तक हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गया, अलमारी हो गई, गेट हो गया, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। इसका ये ऐसे शब्द हैं जिनको लोगों को ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी भाषा से समझ लेते हैं, उससे हम सार्थक शब्द कहते हैं। नंबर 2 में आता है निरर्थक। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो निरर्थक वो सब ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि निरर्थक शब्द इस प्रकार के शब्द हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आए। इसमें समझ में आ रहा था, अब इसमें शब्द वो समझ में नहीं आएगा। जो शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता, वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाता है। या जो ये सार्थक शब्द वो है जो कि किसी भी आसानी द्वारा कहे गए शब्द को सही तरीके से और आसान तरीके से समझ ले, वो सार्थक शब्द है। या ये वो शब्द है, निरर्थक का परिभाषा वो है जिसमें कोई भी शब्द बोला जाए उसका सही अर्थ ना निकल रहा, वो निरर्थक शब्द है। या सही शब्द का सही बोध ना कराना, ये निरर्थक शब्द की परिभाषा है। जैसे तग हो गया, बल हो गया, ठग इत्यादि। ये जैसे सब शब्द, इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन और ना इनका कोई अर्थ निकल रहा सच में। और ये सभी शब्द निरर्थक शब्द के प्रयोग में आते हैं। तो ये एक शब्द को हमने 4 भागों में विभक्त किया था। उसके 1 और 2 पार्ट को हम इसमें विमोचन कर चुके हैं। अब 2 बचते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। तो इसे हम देख लेते हैं। तो हम नीचे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि जो उत्पत्ति के आधार पर, शब्द का निर्माण कितने प्रकार का होता है। तो इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम समझ लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द में 5 भेद होते हैं। इसमें 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद वो होते कौन कौन से हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, देशज, विदेशज और देशज हो गया
विदेशज हो गया। और चौथे नंबर पे आता है संकर। ये हम उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में इसको हमने विभक्त किया जाके। ये 5 भागों के हिसाब से शब्द चलते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में इसे हमने बांट दिया। तो 1 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये हो गया 5वां। तो हम इसमें पहले ले लेते हैं। पहले नंबर पे कौन था? तत्सम। ये शब्द जैसे कि इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम आपको बहुत ही आसानी और सिंपल सरल भाषा में बोल के समझा सकते हैं। आप उसको अच्छी तरीके से अपनी भाषा में उसका सही तरीके से रूपांतरण या अनुवाद कर लीजिए। तो तद्भव, ये तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द, जो तद्भव ऐसे शब्द या वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है। इसके जैसे कि ये ऐसे शब्द हैं जिनका संस्कृत में उसी अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पुस्तक, अग्नि, वर्षा। ये शब्दों का प्रयोग हम उसी आधार पर तत्सम के आधार पर ही करते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे दूसरे नंबर को। अब हम सेकंड नंबर चलते हैं। फर्स्ट नंबर समझ गया। या एग्जाम्पल लिखना है तो आप पुस्तक लिख सकते हैं या अग्नि लिख सकते हैं, अग्नि। ये शब्द ऐसे हैं जो हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं, वो वैसे शब्दों का हम तद्भव में कहते हैं। और जो तद्भव होते हैं, तद्भव शब्द वैसे शब्द है जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। अब इसका भी मतलब आप समझ गए होंगे। जो तद्भव है, तद्भव ऐसे शब्द है, इसकी परिभाषा ये तद्भव ऐसे वो शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों को, जैसे कि हमने लिख दिया पुस्तकम। अब पुस्तकम, पुस्तक तो मुझे पता है, माना कि अब पुस्तकम का अर्थ अगर मुझे नहीं पता है तो ये तद्भव होता है। जो पुस्तकम शब्द है जैसे है, उसका ये संस्कृत शब्दों का हिंदी में अनुसार जिस सरल भाषा में संस्कृत के शब्दों में उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाने का की जो प्रक्रिया होती है उसे हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत के शब्दों को हिंदी में अनुवाद करना, ये भी समझ सकते हैं। संस्कृत के शब्दों को सहज बनाकर हिंदी में पेश करना, ये तद्भव का काम होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे तद्भव में, तत्समय पढ़ रहे थे कि पुस्तक, अग्नि को हम आग को अग्नि लिख रहे थे, इसमें हम उसमें इसका तद्भव में हम ये लिख सकते हैं आग, भाई, पिता इत्यादि। ये इस तरीके से प्रयुक्त किए जाते हैं, इसे हम कहते हैं तद्भव। संस्कृत के तत्सम शब्दों को हिंदी में तद्भव शब्द के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उदाहरण तरीके हम तो आपको समझा दें, ये समझ लीजिए। चलिए, तद्भव के कौन शब्द होते हैं, ये तत्सम कौन शब्द होते हैं, हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। जैसे कि हम अगर इसे अगर अग्नि लिख रहे हैं तो तद्भव का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जाके आग लिखेंगे जाके। इसे हम आग लिखेंगे जाके। या अगर तत्सम में अगर हम किसी शब्द को लिखेंगे जाके कि दुग्ध को, ये संस्कृत की भाषा नहीं है लेकिन ये सरल भाषा है, उसको हम तद्भव में क्या लिखेंगे जाके, तो उसको हम लिख देंगे जाके इसमें। जो आमतौर से बोलचाल भाषा का प्रयोग करते हैं हम तद्भव का प्रयोग करते हैं। दूध, जैसे कि कृषि के लिए अगर हम कोई चीज़ में अगर तद्भव के आधार पर देखेंगे जाकर तो उसको हम खेती लिखेंगे। या गो हम बोलते हैं तद्भव में, अगर तत्सम में बोल रहे हैं गो तो ये तद्भव में आके हो जाएगी गाय। अगर इसमें तत्सम में हम बोलते हैं को लिखते हैं कोकिला,
जिसे हम कोयल को बोलते हैं तो वो होगा तसव्वुफ में हो जाएगा जाके कोयल। तो ये ऐसे उदाहरण थे जो आपको तद्भव तत्सम समझने में बड़ा सहायक है। आप इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान और सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो हम इसमें अब तीसरे नंबर पे आते हैं, देशज। देशज भाई किसे कहते हैं? देशज बहुत ही, हम आपको पहले से उस हिसाब से आपको बता रहे हैं, जैसे किताबी जो ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान में जो वीडियो आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, जिस किताबी भाषा को लेकर के जो हम आपको पढ़ा रहे हैं किताबी भाषा में, उसके आधार पर हम आपको किताबी भाषा भी पढ़ाएंगे और साथ में सरल भाषा को भी समझाएंगे किस तरीके से आप उसमें देख सकते हैं। तो देशज शब्द स्थानीय बोलियों में हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए हैं, जिनका सार्थकता ढूंढना कठिन है। वैसे कतिपय देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जा रहा है। अभी ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, ये मैं ऐसी चीज़ें समझा रही हूँ बहुत ही बारीकी तरीके से। अब इसका सरल तरीके से आप समझिए। देशज शब्द स्थानीय बोलियों में हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। नहीं समझे? जो भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे कि भैंस को भैंस बोल रहे हैं, पानी, डोलची, मग्घा, ये सब देशज शब्द हैं। इनको अपनी बोलचाल में हिंदी में प्रवेश पाते हैं हम देशज शब्दों का। यो जो परंपरागत जो शब्द कहे चले आ रहे हैं, डोलची, मग्घा, बाल्टी, फावड़ा और हंसिया, ये सब सबसे सरल तरीके से भाषाएं देसी भाषा में अपने परंपरागत यूज होती हैं, उसको कहा जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, गद्दा, यह शब्द संस्कृत के गर्त में देखा जाए तो इसको गद्दे का हम गर्त लिखते हैं, बताया जाता है। देशज शब्दों के उदाहरण अगर हम आपको बताएं तो पेट, गौड़, लोटा, डबिया, पगड़ी, जैसे हमने अभी आपको बताया, तो ये भी सब एक साथ ही एक तरीके से आते हैं। तो ये 3 चीज़ों का आप मतलब इसमें समझ चुके हैं। बाकी का इसका सेकेंड पार्ट आने वाले बाद की वीडियो में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन उसमें मिलती रहे। धन्यवाद।